हेलो प्यारे बच्चों, सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट्स जनवरी 25 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप मैच कर सकते हैं। कितने मार्क्स स्कोर करने वाले हैं, कहाँ कटने वाले हैं। अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट रह जाए नीचे कमेंट करके बता देना, मैं एड्रेस कर लूँगा। स्टेप मार्किंग से रिलेटेड कुछ पूछना हो ज़रूर कमेंट करना, और मैं टाइम स्टैम्प भी ऐड कर दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि वहाँ से आपको आसानी हो जाए। आपको अगर कोई एक दो पर्टिकुलर क्वेश्चन देखने हैं तो वहीं जा करके देख लेना, पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरी बात, ये सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। एमसीक्यूज़ चाहिए, ऊपर आई बटन में चले जाओ, एमसीक्यू का पूरा सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम पूरी की पूरी सीरीज़ लेकर के आएँ जिसके अंदर बड़े बड़े चैप्टर्स 8 से 10 मिनट में विद फॉर्मेट रिवाइज कराऊंगा, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 मिनट के अंदर रिवाइज कराऊंगा, और सारे के सारे मैराथन 1 घंटे में भी रिवाइज कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ अगर मई 25 के स्टूडेंट्स ये चीज़ चाहते हैं तो। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आया था ए पार्ट, ईपीएस से आया था। इससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों ने बात करी है, तो मैं आपको बता दूं इसमें कुछ डाटा है 31 मार्च 24 को, नेट प्रॉफिट, आउटस्टैंडिंग शेयर, एवरेज फेयर वैल्यू वगैरह वगैरह वगैरह। उससे पहले 1 जनवरी को 2 लाख शेयर्स इशू हुए, 1 अक्टूबर को बोनस भी दिया था, 1 शेयर बोनस में हर 5 के बदले में। आपसे बेसिक ईपीएस और पूछा गया है डाइल्यूटेड ईपीएस। तो देखो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। अर्निंग सीधी दे रखी है 31,20,000, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा। देखिए जी, 31 मार्च को 8 लाख शेयर्स हैं, लेकिन उसमें से आप माइनस कर दो जो 1 जनवरी को आपने 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं, बचे 6 लाख। फिर उसको आप 6 से डिवाइड करो और 5 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? बोनस भी तो हटाना है इनमें से, बोनस भी तो हटाओ इनमें से। यस सर, तो इंटू 12/12 ये आ गया, प्लस 1 लाख शेयर्स जो बोनस में आ रहे हैं आपके, उसके लिए पूरे 12 महीने का प्रोपोर्शनेट होगा, प्लस 2 लाख शेयर्स जो आपने इशू करें 1 जनवरी को, वो 3 महीने के लिए प्रोपोर्शनेट होंगे। और ऑप्शंस यहाँ पे नहीं आएंगे। 80,000 अगर किसी ने ले लिया तो गलती हो गई है। फाइनली आपका ईपीएस बेसिक वाला आ जाएगा 4.8। सर जी ये देखो 8 लाख शेयर्स थे आपके पास 31 मार्च को, तो 2 लाख तो पहले हमने ये वाले माइनस कर दिए 1 जनवरी वाले, ठीक है, बच गए 6 लाख। 6 लाख कब है? बोनस के बाद, तो बोनस भी हटाओ, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5। 1 शेयर दे रहे हो 5 के बदले में, तो 5 और 1 बोनस के बाद हो जाएंगे 6, तो डिवाइड कर दिया 6 से, मल्टीप्लाइड कर दिया 5 से, तो बोनस से पहले वाले शेयर्स निकल करके आ गए 5 लाख, और बोनस में हुए 1 लाख। इसलिए 5 लाख को पूरे 12 महीने के लिए प्रोपोर्शनेट किया, यस सर। 1 लाख को भी पूरे 12 महीने के लिए प्रोपोर्शनेट किया, यस सर। फिर 2 लाख को 3 महीने के लिए, ऑप्शंस को लेंगे नहीं। डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलेगा? डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए न्यूमरेटर 31,20,000 में सबसे पहले आप क्या ऐड कर देंगे? जो डिबेंचर्स वाली अर्निंग, अब आपको जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। डिबेंचर्स कितने रुपए के थे? ऊपर देखो 30 लाख इंटू 12%, 360। लेकिन नेट ऑफ टैक्स करना, 30% का टैक्स माइनस करके फिर ऐड करना नेट ऑफ टैक्स, क्योंकि टैक्स भी तो नहीं बचेगा ना अब आपका इस खर्चे के ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा? ऊपर 650 शेयर्स आए थे वो तो आएंगे, प्लस जो डिबेंचर्स 30,000 है 4 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे 120, प्लस ऑप्शंस में बोनस वाला पार्ट। मैंने आपको सिखाया था ऑप्शंस में बोनस वाला पार्ट कंसिडर होगा। वो कैसे आता है? नंबर ऑफ ऑप्शंस माइनस नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। काम खत्म। 4.29। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी था वो लीजेस से था, उसमें कुछ सारे आपको डाटा दे रखा था, और आपसे कहा था पहले तो ये बताओ ये ऑपरेटिंग लीज है फाइनेंस लीज, और फिर आपसे कहा था अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम भी बताओ। और कह रहे हैं कोई भी 2 कारण आपको बताने पड़ेंगे, 2 पैरामीटर बताने पड़ेंगे कि अगर ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग क्यों है, लीज फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग क्यों है। 2 कारण। ये फाइनेंसिंग लीज है, 2 कारण मैं बताता हूँ। फाइनेंसिंग लीज का एक कारण होता है कि अगर मेजर लाइफ लीज पे दे दी गई है, 4 साल लीज पे है, टोटल लाइफ 6 साल है, मेजर पार्ट लीज का हो गया, फाइनेंस लीज हो गई। दूसरा पैरामीटर, अगर जो फेयर वैल्यू है पीपीई की इंसेप्शन ऑफ लीज पर, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी के ऑलमोस्ट सब्सटेंशियली बराबर है, 90% या उससे ज़्यादा है, तो भी फाइनेंस लीज होती है। इस केस में यही है, फेयर वैल्यू है 1250 और प्रेजेंट वैल्यू एमएलपी की है 1161,800, यानी 92.94% हो गई जो प्रेजेंट वैल्यू है एमएलपी की एज कम्पेयर टू फेयर वैल्यू। तो ये हो गई फाइनेंस लीज और उसके 2 कारण। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया हुआ है एमएलपी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। वर्किंग नोट नंबर 1, अच्छा वर्किंग नोट नंबर 1 नहीं बनाया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एमएलपी की, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू एमएलपी की आपकी 1161,800 रहेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके सर जी, ओके सर जी। चलो ये मैं नीचे कमेंट में ऐड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, नीचे कमेंट में हम इसको ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी है वो AS 15 से है।
पहले तो कह रहे हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में डिफरेंस बता दो। बच्चों ये हमने अपने ऑल एएस सीरीज 1 घंटे में जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर अप करवाए थे उसके अंदर भी था, थ्योरी पार्ट ऐसी है। ये देखिए सीधा का सीधा उठ करके आ गया है। बहुत सारा पेपर हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर से भी आया है, वो उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे हम। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वहाँ पे बेनिफिट फिक्स होता है, वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स होता है, वहाँ रिस्क होता है, वहाँ रिस्क नहीं होता। इस प्रकार से 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। हाँ, पर प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे आ जाते हैं। कह रहे हैं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन और डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी या एसेट कितना है ये हमें बता दीजिए। रुपीन लाख है, आपको दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 36, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट 38.5 और पास सर्विस कॉस्ट 7.5 और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अवेलेबल फ्यूचर रिफंड फ्रॉम द प्लान 6। तो देखिए जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ है वो 36 रहेगी और फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट 38.5 और पास सर्विस कॉस्ट भी आपकी प्लान एसेट में ही आएगी 7.5, टोटल हो जाएगा 46। यानी डीबीओ कम है और एसेट ज़्यादा है, ऑब्लिगेशन कम है एसेट ज़्यादा है, तो फाइनली डिफाइंड बेनिफिट एसेट बचेगा आपका 10। और जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 6 दे रखी है तो रिकॉग्नाइज लोअर पे ही करके चलोगे, 6 पे ही रिकॉग्नाइज करके चलोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बहुत ही भयंकर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ अंग्रेजी लैंग्वेज, पर इतनी होनी भी चाहिए यार मेरे हिसाब से ना, ऐसी कोई बात नहीं है। एक आधी क्वेश्चन तो डिफिकल्ट सेट करेगा इंस्टीट्यूट, बहुत ही मामूली क्वेश्चन पेपर था, कोई मुश्किल क्वेश्चन पेपर नहीं था। सबसे पहला पॉइंट था अनकॉल्ड कैपिटल को पूरा का पूरा कॉल्ड अप कर लेंगे। तो भाई फाइनल कॉल की एंट्री करो, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 25,000 शेयर्स पे 2 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ था इक्विटी शेयर्स को 10 से घटा के 5 पे ले आओ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 से घटा के 5 पे कर दो और बाकी का 5 कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन किसी भी अकाउंट में डाल दो जहां आपकी मर्जी है। 75,000 इंटू 10 की कैपिटल 75,000 इंटू 5 में आ जाएगी 375 और बचा हुआ 75,000 इंटू 5 कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। अगला पॉइंट लिखा हुआ था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 2.5 रुपये तक की रिडक्शन लेने के लिए तैयार है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपये की है, उसे डेबिट कर दो और नई कैपिटल 7.5 की बना दो क्योंकि वो 2.5 का रिडक्शन तैयार है और जो 2.5 रुपये बच गया हमें वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। 30,000 शेयर्स इंटू 10 इंटू 7.5 इंटू 2.5। फिर अगले पॉइंट में लिखा हुआ था यहाँ पर कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो अपना 1 साल का डिविडेंड छोड़ने के लिए तैयार है, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद कह रहे हैं बच्चे जो हमारा डिविडेंड है, जो हमारा डिविडेंड आउटस्टैंडिंग है उसके लिए हमें दे दो इक्विटी शेयर्स। तो भाई जी अब इनको आपको इक्विटी शेयर्स देने पड़ेंगे 2 साल के लिए। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फेस वैल्यू के दम पे 30,000 इंटू 10, 8% का रेट 2 साल के लिए 48,000 5 रुपए का एक शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर्स भी आ जाएंगे 9,600। नेक्स्ट पॉइंट डिवेंचर होल्डर्स 2.5 लाख रुपए के हैं और क्रेडिटर्स 50,000 रुपए के हैं। ठीक है, ये अपना 50% छोड़ने के लिए तैयार है। मिस्टर एक्स एक बंदा है, उसके पास 2.5 लाख के डिवेंचर्स भी हैं और वो 50,000 का हमारा क्रेडिटर भी है, टोटल 3 लाख रुपए उधार है उसके हमारे ऊपर। वो अपना 50% छोड़ने के लिए तैयार है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का भी वो छोड़ने के लिए तैयार है पैसा प्रोपोर्शनेटली। ठीक है सर जी। और लिखा हुआ है पे 20,000 टू द कंपनी और नए 12% डिवेंचर्स को मिलेंगे। इसकी एंट्री समझिए क्या होगी, 10% डिवेंचर्स डेबिट हो जाएंगे 2.5 लाख रुपए से, जो 2.5 लाख रुपए से। ठीक है सर जी। संडी क्रेडिटर्स 50,000 रुपए। इंटरेस्ट पेबल कितना है, पूरे के पूरे 4.5 लाख के डिवेंचर्स पे 45 है तो 2.5 लाख पे प्रोपोर्शनेट आ जाएगा 25,000। तो कितना हो गया 2.5 और 50 3 और 25 3,25,000 और साथ ही साथ वो हमें कैश भी पे कर रहा है 20,000 रुपये तो वो भी डेबिट हो जाएगा 20,000। कितना क्लेम वो छोड़ने के लिए तैयार है, कितना क्लेम वो छोड़ने के लिए तैयार है 50%। तो 2.5 और 50 3 25 का 50% 162,500 चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में और जो वैल्यू बच गई है, जो आधा बच गया है 162,500 वो और 20,000 का जो उसने कैश दे दिया 182,500 के नए डिवेंचर्स हम उसे इशू कर देंगे। ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो आपके बच गए डिवेंचर्स हैं, बच गए जो डिवेंचर्स हैं उन्हें 40% घटा दो। तो 10% डिवेंचर्स को डेबिट कर दो 40% से। 2 लाख के बच गए थे, टोटल 4.5 लाख के थे, ऊपर वाली एंट्री में 2.5 लाख का हिसाब हो गया, बचे 2 लाख का 40% 80,000। इनका इंटरेस्ट भी आ जाएगा 20,000 का 40% 8,000। इनको 9% प्रेफरेंस शेयर्स हम देंगे और 80 और 8 88,000 को आप 7.5 से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि हमारे प्रेफरेंस शेयर 2.5 रुपये से घट के 7.5 पे आ चुके हैं। 88,000 डिवाइडेड बाय 7.5 11,733.33 आता है, इसलिए 11,733 इंटू 7.5 कैपिटल में जाएगा और 0.33 इंटू 7.5 यानी 2.5 रुपया कैश में दोगे, फ्रैक्शन के लिए जो कैश हम देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है टैक्स 1,20,000 पे करना पड़ गया हम लोगों को, तो प्रोविजन बनाया था 1 लाख का, 2 कैश में पेमेंट हुई 1,20 की, 20,000 चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। उसके बाद
इन्वेस्टमेंट घट गई, कैपिटल रिडक्शन टू एनसीआई 30,000, 280 से घट के 2.5 लाख आ गई। उसके बाद ट्रेड पेबल 80,000 के थे पर 1 लाख की हमारी इन्वेंट्री ले गए तो 20,000 का नुकसान वो कैपिटल रिडक्शन में डेबिट हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन टू प्रोविजन 2,30,000 पे 2% 4600 ये बनाना है हमें। प्लांट मशीनरी 20% घटानी है, कैपिटल रिडक्शन टू प्लांट मशीनरी। उसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ था कंपनी नए 12% डिबेंचर्स इशू कर रही है जिसकी एंट्री आ रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स, लेकिन अमाउंट कैसे निकलेगा इसका, कह रहे हैं इसको इस प्रकार से इशू करो कि आपका 85,000 का बैंक बैलेंस रह जाए। तो देखो हमारा बैंक बैलेंस शुरू में चल रहा था नेगेटिव 65,000 प्लस उसमें 20,000 हमने ऐड कर दिया जो अभी उस मिस्टर एक्स ने ऊपर कैश दिया था हमें, माइनस कर दिया 120 जो अभी अभी हमने ऊपर टैक्स पे किया है ये वाला, ठीक है सर, माइनस 120 ये क्या है, ये जो पुराने डिवेंचर्स 2 लाख पे 60% के बच गए थे, 4.5 में से 2.5 वाले का हिसाब हो गया, बचे 2 लाख के 40% घटा दिया था, 60% बचे थे। क्वेश्चन में लिखा है 11वें पॉइंट में इन्हें भी पे कर दो और इन पे ब्याज भी पे कर दो 1,20,000 का 10% और फिर आपका पैसा 85,000 रह जाना चाहिए इन सबकी पेमेंट के बाद। तो प्लस एक्स यानी कितना हम इशू करें 382। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा था राइट ऑफ कर दीजिए इन्वेंट्री गुडविल और P&L को, उसकी एंट्री आपके सामने है, मैच कर लीजिएगा, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। एक पॉइंट और लिखा था इसमें, एक नोट बनाइए रिवाइज शेयर कैपिटल के लिए। रिवाइज शेयर कैपिटल कितनी होगी, मैंने रफ नोट बना दिया, आपकी 84,600 रुपये की इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी 5 रुपये के हिसाब से, और 30,000 प्रेफरेंस शेयर पहले थे, 11,733 और इशू हुए 41,733 7.5 रुपये के हिसाब से। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। सर इक्विटी शेयर कैपिटल 84,600 की किस प्रकार से आएगी, देखो क्वेश्चन के अंदर जो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी थी वो थी 50 और 25 75,000 इक्विटी शेयर्स और 19,600 आपने ऊपर इशू किए, हो गया 84,600, ये रहे 9,600। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, 84,600 आ गया आपका। उसके बाद प्रोविजन बनाना था क्वेश्चन नंबर 3 का, ये भाई ये तो टुच्चा क्वेश्चन था, ये तो टुच्चा क्वेश्चन था। इसका आंसर आप लोगों के सामने है, कृपया करके आप यहीं से मैच कर लीजिएगा, इसका आंसर आप लोगों के सामने है, ठीक है, यहीं से मैच कर लेना, बिल्कुल ही साधारण क्वेश्चन है, 1 साल 2 साल का आपको प्रोविजन बनाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का भी ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको बनानी थी, ये रहा उसका आंसर। ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 110 माइनस 60 50, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, गुडविल ऐड हो जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल घट रहे हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे, इन्वेंट्री बढ़ रही है इसलिए माइनस हो जाएगी, ट्रेड पेबल घट रहे हैं इसलिए माइनस हो जाएंगे, फाइनली 95। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इक्विटी शेयर्स बढ़ गए 1 लाख, डिवेंचर्स बढ़ गए 1 लाख, लोन बढ़ गया 50,000, इंटरेस्ट पेमेंट हो गई 20,000, पिछले साल वाली इंटरेस्ट जो पिछले साल का पे किया है वो फाइनेंसिंग में माइनस होगा और जो करंट ईयर का है वो ऊपर ऑपरेटिंग में ऐड होगा 25,000, ये पॉइंट था इसके अंदर, और डिविडेंड पेड 50,000 ये भी फाइनेंसिंग से ही माइनस होगा, फाइनेंसिंग का आंसर आ जाएगा 180, ये भी बिल्कुल सिंपल था। इसके बाद अमेलगमेशन का क्वेश्चन था जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट और इक्विटी शेयर होल्डर मांगा था, ये भी मैंने पेपर से पहले एक वीडियो बनाई थी प्यारे बच्चों, जिसके अंदर अमेलगमेशन मैंने 19 मिनट में रिवाइज करवाया था पूरा कॉन्सेप्ट विद एक क्वेश्चन, बिल्कुल यही क्वेश्चन है वो। उसमें भी मैंने रियलाइजेशन इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनवाया था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, यहाँ पे भी वही बनाने के लिए आ गया पेपर में। रूटीन लेख लिखना था, ये बात ध्यान रखिएगा, किसी ने नहीं लिखा है तो मार्क कट जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का आंसर ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने, एक एक करके सारे के सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में डाल दो और सारी लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में डाल दो, लाइट की भी और ब्राइट की भी, क्योंकि नई कंपनी बन रही है रेनबो, लाइट और ब्राइट दोनों का इकट्ठा। इस प्रकार से भी बना सकते थे आप रिलेशन, दोनों का अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं थी, 2 कॉलम बना दोगे एक ही रिलेशन में, लाइट और ब्राइट तो भी चलेगा। एक चीज का ध्यान रखना, ब्राइट के जो अदर एसेट्स हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, क्यों, क्योंकि लिखा था उन्हें खुद ही ब्राइट ने सेल किया है, एक ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा, जब ब्राइट का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में तो 2.85 के साथ साथ प्लस 0.5 भी ऐड होकर 3.35 जाएगा। ये 0.5 क्या है, जो अदर एसेट्स को बेच करके 50,000 रुपया आ गया है वो ठीक है सर। एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद रेनबो लिमिटेड से उन्हें क्या पैसा मिल रहा है, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ था 80,000 शेयर 100 रुपये वाले और 64,000 इसको मिल रहे हैं ब्राइट को 100 रुपये वाले, 80 लाख और 64 लाख ये आ गया बाय रेनबो के नाम से, बाय रेनबो के नाम से। अब 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स में आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या मिलेगा, उनकी शेयर कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L, SPR और रियलाइजेशन से ऊपर जो बैलेंस आ रहा है वो, इस सब के टोटल के बदले में उन्हें क्या मिल जाएगा, रेनबो में इक्विटी शेयर्स। ये रहा इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट आपके सामने, ये सब वैल्यू बैलेंस शीट से उठाइए। एक चीज का ध्यान रखना, जब ब्राइट लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को P&L लिखोगे तो 4 नहीं लिखोगे जो बैलेंस शीट में दे रखा है, 2.75 लिखोगे, क्यों, 4 में से माइनस कर दोगे 1.25। सर ये 1.25 का क्या माइनस किया आपने, जो ब्राइट के अदर एसेट्स 1.75 के थे, मात्र 50,000 रुपये में बिके थे अभी ऊपर,
उस पे 1,25,000 1.25 का जो लॉस है वो 4 में से माइनस होकर 2.75 के प्रॉफिट्स ही ब्राइट के इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में जाएंगे। ये ध्यान में रखने वाला पॉइंट था यहाँ पर। बैलेंस शीट आप मैच कर सकते हैं, सामने देख सकते हैं, बैलेंस शीट मैच कर लीजिए। इस पर मैंने रफली बनाई है बच्चों, फाइनल आंसर मैच करने के लिए। कोई ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं है कि पेपर में प्रेजेंट भी इसी प्रकार से करना था। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। वीडियो पॉज करके आप ये बैलेंस शीट देख सकते हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आप सभी बच्चों को पता है 100% कमेंट्स के आंसर करके चलता हूँ। उसके बाद कंसोलिडेशन का लॉलीपॉप क्वेश्चन हमने एक वीडियो बनाई थी, ऊपर आई बटन में भी आप देख सकते हो। मई 25 के बच्चे कंसोलिडेशन 10 मिनट के अंदर, उसमें स्टेप्स बताए थे, सारे के सारे स्टेप आप लगाओ इसी पे, कंसोलिडेशन खत्म, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन कंसोलिडेशन। चलिए जी, वही स्टेप लगा के बताता हूँ। पहले स्टेप पे हमने देख लिया कि होल्डिंग ने सब्सिडरी के 75% शेयर खरीद रखे हैं, क्वेश्चन ने दे रखा था। स्टेप 2 पे हम डिविडेंड का ट्रीटमेंट करते हैं जो क्वेश्चन में था ही नहीं। स्टेप 3 पे हम गुडविल और कैपिटलिज्म निकालते हैं जिसके लिए फॉर्मुला है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो क्वेश्चन में दे रखी थी 41,50,000 रुपीज़ बैलेंस शीट के अंदर, और इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आती है? जो सब्सिडरी है क्लियर लिमिटेड की शेयर कैपिटल 50 लाख में, होल्डिंग का हिस्सा 75% यानी 3750। अगर कोई प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता सब्सिडरी का क्लियर लिमिटेड का, तो उसे भी ऐड करते, पर हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। लिखा हुआ था जब से क्लियर लिमिटेड बनी है पहले दिन से ही सुपर ने उसके शेयर खरीद रखे हैं, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट वगैरह कुछ है ही नहीं, सारे के सारे पोस्ट हैं। तो कॉस्ट ज़्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, गुडविल आ गई 4 लाख रुपये, बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स में जाएगी। स्टेप 4 पे अब रिवैल्यूएशन के बाद वैल्यू निकालते हैं, पर ये एप्लीकेबल नहीं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन था ही नहीं। स्टेप 5 पे हम डेप्शन का इफेक्ट डालते हैं रिवैल्यूएशन की वजह से, पर रिवैल्यूएशन था ही नहीं तो स्टेप इग्नोर हो जाएगा। स्टेप 6 जो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व के प्रॉफिट्स हैं उनका ट्रीटमेंट, सुपर लिमिटेड में उनका शेयर और माइनॉरिटी में शेयर। तो बताइए जो सब्सिडरी हमारी क्लियर लिमिटेड, उसके पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ प्रॉफिट्स कितने हैं? 6,50,000 के जनरल रिजर्व और 5,75 के P&L, सारे के सारे पोस्ट ही मानेंगे। बैलेंस शीट से उठाया मैंने, कहीं से नहीं उठाया। इसमें जो 75% यानी सुपर लिमिटेड होल्डिंग का हिस्सा है 9,18,750, वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रिजर्व सरप्लस में जाएगा, और इसमें जो 25% माइनॉरिटी का हिस्सा है वो बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से जाएगा 306,250। स्टेप नंबर 7 माइनॉरिटी इंटरेस्ट की पूरी कैलकुलेशन। शेयर कैपिटल ले लो, क्लियर लिमिटेड सब्सिडरी की 50 लाख में माइनॉरिटी वाला हिस्सा यानी कि 25% 12,50,000, और प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट ये सब तो कुछ है ही नहीं। हाँ, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट जो अभी मैंने बताया था 306,250, ये भी यहाँ ऐड हो जाएगा, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी 15,56,250। उसके बाद एनी अदर एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो जैसे इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस थी, कह रहे हैं जो 5,85,000 के ट्रेड रिसीवेबल हैं सुपर लिमिटेड के, उसमें 25% यानी 146,250 को इसको एलिमिनेट कर देंगे, सुपर के ट्रेड रिसीवेबल से और क्लियर के ट्रेड पेबल से हटा देंगे। साथ ही साथ सुपर ने सेल करी 2 लाख की, किसको? क्लियर को, होल्डिंग है सब्सिडरी को, 15% यानी 30,000 के प्रॉफिट पर। वो क्या करेंगे? वो माल अभी क्लियर के वहीं है, क्लियर के स्टॉक से हटा देंगे और सुपर के प्रॉफिट में से हटा देंगे। ठीक है सर। और फाइनली आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इस प्रकार से दिखेगी। शेयर कैपिटल में होल्डिंग वाली शेयर कैपिटल आती है केवल 80 और 15,95। रिजर्व सरप्लस में होल्डिंग के रिजर्व सरप्लस उठा लो 15,50 और 10,25, प्लस सब्सिडरी वाले कितने ऐड होने थे अभी ऊपर निकाला था हमने 9,18,750, ये वाले 9,18,750। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और माइनस वो जो 30,000 माइनस करने थे वो माइनस कर दो, अभी जो प्रॉफिट हटाना था होल्डिंग में से। तो आपके रिजर्व सरप्लस 3,463,750। माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी निकाला 15,56,250। लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लेन ऐड कर दो 5 और 2 7 लाख। शॉर्ट टर्म बोरोइंग सीधी ऐड कर दो 4.5 लाख। ट्रेड पेबल ऐड करने से पहले 146,250 माइनस कर लेना। इसी प्रकार से नीचे जब ट्रेड रिसीवेबल ऐड करो होल्डिंग और सब्सिडरी के तो 146,250 माइनस कर लेना। जब नीचे इन्वेंट्री ऐड करो उसमें 30,000 माइनस कर लेना, और बाकी प्लेन ऐड हो जाएंगे सारे के सारे। 161,33,750 ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का टोटल है। उसके बाद AS 18 से क्वेश्चन आया। AX के पास 70% शेयर है BX के पास 30% CX के, DX के पास भी 40% CX के, और DX के पास EX के भी 49% है। कौन किसके लिए रिलेटेड है? AX के लिए BX और CX कंट्रोल और एसोसिएट बेस पर, BX के लिए AX और CX, CX के लिए ABD, D के लिए CE और E के लिए D। मैच कर लेना। क्वेश्चन कह रहा है क्या एक दिन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप रहा उसके बाद खत्म हो गया तो फिर भी रिलेटेड पार्टी रिलेशन हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा? AS 18 के हिसाब से करना पड़ेगा। AS 18 कहता है साल में एक भी दिन अगर रिलेशनशिप आई तो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग अकाउंट ये रहा आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 का A। इसमें आपको ट्रेडिंग P&L बनाना था आपके सामने। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों को, क्या? क्लोजिंग स्टॉक 78,000 लेकर के चलोगे, कॉस्ट 65 है, NRV है 65 प्लस 20% यानी 78, तो आप 78 लोगे। सर नॉर्मली तो हमें सिखाया गया कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर लेना होता है, आप हायर क्यों ले रहे हो? मैं NRV ले रहा हूँ, हायर नहीं ले रहा, मैं रियलाइजेबल वैल्यू ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बंद हो रहा है। क्वेश्चन में लिख रहा है कि बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस बंद होगा तो बिकेगी चीज़, बिकेगी तो उसी वैल्यू पे लिखो जिस पे बिकने वाली है NRV।
ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। और डेप्रिसिएशन कितना लोगे? 180 माइनस 160, 20,000। डेप्रिसिएशन का याद रखना 20,000 लेकर के चलोगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके जी। भाई 1.65 में मशीनरी बिकने वाली है, 5,000 रुपये का एक्सपेंस हो जाएगा, 160 बची, ऊपर 180 माइनस 160, 20,000 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन में 20 जाएगा, बाकी 160 की सेल हो जाएगी। ठीक है सर, तो ये आपका फाइनली प्रॉफिट 73900 आएगा। ये मैच कर लेना आप लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बायबैक जनरल एंट्रीज मांगी है। पहले 40 लाख की इन्वेस्टमेंट को 32 में बेच दिया, 8 का नुकसान, बैंक 32, P&L 8 लाख, टू इन्वेस्टमेंट 40 लाख। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख है, पर 50% का प्रीमियम दे रहे हैं, 10 का शेयर 15 में बायबैक कर रहे हैं, तो 4 लाख प्रीमियम बायबैक में डेबिट हो जाएगा, टू इक्विटी होल्डर 12 लाख। फिर उन्हें पेमेंट कर दो, इक्विटी होल्डर टू बैंक 12 लाख 12 लाख। 4 लाख के प्रीमियम को SPR से राइट ऑफ कर दो, SPR टू प्रीमियम बायबैक 4 लाख 4 लाख। और उसके बाद कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बना दो, जितने की फेस वैल्यू डेबिट हुई है सेकंड एंट्री में 8 लाख रुपए से रिवैल्यूएशन रिजर्व से उठा करके। सिंपल। उसके बाद ब्रांच की बुक्स में जो जनरल एंट्री आपसे मांगी थी वो ये रही। हेड ऑफिस ने कमीशन दिया आपको, पर आपने बुक नहीं किया, तो हेड ऑफिस टू कमीशन बुक कर दो। आपके क्रेडिटर्स हेड ऑफिस ने पे कर दिए, तो आपके क्रेडिटर्स खत्म, डेबिट टू हेड ऑफिस 12,000। थर्ड केस में कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा है, ब्रांच एंट्री पास कर चुकी है, अब हेड ऑफिस की बुक्स में पेंडिंग है, हम ब्रांच की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ब्रांच तो ऑलरेडी एंट्री पास कर चुकी है। चौथे केस में हेड ऑफिस टू सैलरी 9,800 9,800। पांचवें केस में आपने पेमेंट करी 18,000 की, फर्नीचर ले लिया हेड ऑफिस ने, तो हेड ऑफिस को पकड़ लो, डेबिट कर लो, और बैंक से आपके से पैसे चले गए 18,000 18,000। आखिरी केस में 5,500 रुपये अपने किसी दूसरी ब्रांच के आपने पे, आपकी ब्रांच ने पे कर दिया किसी दूसरी ब्रांच के लिए, लेकिन आप दूसरी ब्रांच को नहीं पकड़ोगे, हेड ऑफिस को ही पकड़ोगे। हेड ऑफिस टू बैंक 5,500 5,500। ये हो गया पूरा का पूरा सॉल्यूशन। 6 नंबर का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपने नरेशन भी इसमें लिखी होगी। सब्सक्राइब करिए बच्चों चैनल को, हम सीरीज लेकर के आएंगे मई 25 के लिए सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 घंटे में। साथ ही साथ 1 AS 1 क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन, जिसमें पूरा AS रिवाइज हो जाएगा प्रैक्टिकली। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू प्यारे बच्चों।